सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो को। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लेटो की लाइफ को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के वर्क्स को। तो ये लेक्चर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको पूरा देखें और पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करें। इससे पहले कि हम प्लेटो की लाइफ और लिटरेचर को अच्छे से डिस्कस करें, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने सोक्रेटिस के ऊपर ये लेक्चर नहीं देखा और कन्फ्यूशियस के ऊपर ये लेक्चर नहीं देखा, तो सबसे पहले इन दोनों लेक्चर्स को जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लेक्चर्स आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है अगर आपको प्लेटो की फिलॉसफी को समझना है, लाइफ को समझना है, या फिर पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझना है। अब हम सबसे पहले प्लेटो की लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके बारे में पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एंशिएंट ग्रीक ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो का जन्म होता है एथेंस में। इनके पिता का नाम था एरिस्टन यानी कि एरिस्टोक्लीज, और इनकी माता का नाम था पेरिक्टोन। खास बात यह है कि इनकी माता सिस्टर रही है चामडीज की और क्रिटियास की कजन रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्लेटो के 3 भाई थे, जिनमें पहला नाम आता है ग्लूकोन का, दूसरा नाम आता है एंटीफोन का, और तीसरा नाम आता है एडिमेंटस का। और इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था पोटोन। तो जितने भी ये फैक्ट्स है आप इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये सोक्रेटिस, जो कि महान फिलोसोफर रहे हैं ग्रीक के, उनके ये स्टूडेंट रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने द एकेडमी को एस्टैब्लिश किया था 387 बीसीई में, जो कि इनका बहुत बड़ा स्कूल था, खासतौर पे इनकी फिलोसॉफी का बहुत बड़ा स्कूल था। अगला पॉइंट ये आता है कि इनका रियल नेम था एरिस्टोक्लीज, जो कि इनके फादर से ही इनको मिला हुआ था, और इनका निकनेम था प्लेटो, जिसका मतलब होता है ब्रॉड या फिर वाइड। ऐसा माना जाता है कि ये हष्ट पुष्ट शरीर वाले थे, यानी कि इनका शरीर बहुत हेल्दी था, इनके कंधे चौड़े थे, जिस वजह से इनको प्लेटो नाम मिला, और इनको अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इनकी जो माता है उनका वंश एथेंस में सोलोन से संबंधित था, जो कि अगेन बहुत एरिस्टोक्रेट यानी कि रिच फैमिली थी, जो कि फेमस लॉ मेकर्स थे, पोएट थे। पेलोपोनेशियन वॉर प्लेटो की लाइफ का एक बेहद इम्पोर्टेंट फेज माना जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं पेलोपोनेशियन वॉर की, तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वॉर में बहुत सारे सिटी स्टेट्स ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ताकि जो ग्रीक वर्ल्ड है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 404 ईसा पूर्व में एथेंस ने सरेंडर किया था और स्पार्टन्स की इसमें जीत होती है, और इसी के साथ ये वॉर 404 ईसा पूर्व में खत्म हो जाता है। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि थुसिडाइडस ने द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर लिखी थी, जिसको कि क्लासिकल रियलिज्म के ऊपर लिखी गई सेकंड इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, क्योंकि इससे कुछ ही साल पहले सुनजू ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी। प्लेटो की लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि प्लेटो को पेलोपोनेशियन वार के बाद उस समय जो 30 ट्रायन्स थे, जो एथेंस को रूल कर रहे थे, उन्होंने पेशकश की थी कि प्लेटो इस 30 ट्रायन्स में शामिल हो जाए, लेकिन प्लेटो ने पूरी तरह से सख्ती के साथ मना कर दिया था। अगला पॉइंट ये आता है कि प्लेटो उस समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पाइथागोरस से काफी प्रभावित थे। ये भी बात विचारणीय है कि प्लेटो ने अपनी पूरी लाइफ में कोई शादी नहीं की थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो 407 बीसीई में
सोक्रेटिस से मिलते हैं और उस समय इनकी एज थी 20 साल। और इसके बाद प्लेटो सोक्रेटिस से काफी प्रभावित हो जाते हैं और ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट बन जाते हैं। प्लेटो की लाइफ तब पूरी तरह से बदल जाती है जब 399 बीसीई में 30 ट्रायंस ऑफ एथेंस के द्वारा, जो कि उस समय एक नाम मात्र डेमोक्रेटिक रूल को एस्टैब्लिश कर रहे थे या फिर चला रहे थे, उन्होंने सोक्रेटिस को देशद्रोह और यूथ को भड़काने के मामले में ट्रायल चला दी और उनको मौत की सजा दे दी। इसके बाद प्लेटो को डेमोक्रेसी से काफी घृणा हो गई थी और उनकी पूरी लाइफ बदल गई थी। सोक्रेटिस का लास्ट डायलॉग प्लेटो के साथ हुआ था, जो कि बाद में प्लेटो के द्वारा लिखा गया था और ये एक प्रकार से इमॉर्टल बना था। हालांकि विचारणीय बात यह है कि प्लेटो बीमारी के चलते इस डायलॉग में भाग नहीं ले पाए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो काफी परेशान थे, तो इन्होंने एथेंस को छोड़ दिया था और 12 वर्षों तक अनेकों डिफरेंट कंट्रीज की यात्राएं की, जिनमें प्रमुख थे मेगारा, सिरेक्यूज, साइरिन, मिस्र, सिसिली, इटली और भारत। हालांकि ये बात विवाद का रहा है और अनुमान पर आधारित है कि प्लेटो ने भारत की यात्रा की होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है या फिर अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भारत पर भी सिस्टमेटिक कास्ट सिस्टम था, जो कि प्लेटो इंस्पायर हुए थे वहां से, और प्लेटो ने इसीलिए फिलोसोफर, सोल्जर्स और आर्टिजन नाम के 3 क्लासेस का जिक्र इन्होंने किया था। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो 12 साल बाद 40 साल की अवस्था में एथेंस लौट आते हैं। अब हम प्लेटो की द एकेडमी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्लेटो एथेंस को लौट आते हैं 387 बीसी में, जहां पर इन्होंने द एकेडमी को 387 बीसीई में एस्टैब्लिश किया था। अगली विचारणीय बात यह है कि प्लेटो की जो एकेडमी थी ये एक प्रकार का फिलोसॉफिकल स्कूल था एंशिएंट ग्रीस में, और इसको प्लेटो ने 387 बीसीई में एस्टैब्लिश किया था। अगली इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी को, यानी कि जो प्लेटो की जो एकेडमी है, इसको वेस्टर्न वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और विचारणीय बात ये भी है कि जो एकेडमी था ये एक प्रकार का प्लेस था जहां पर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता था, एक्सरसाइजेज होती थी और रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी। वहीं दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि ये एथेंस के बाहर एक एकेडेमिया नामक जगह थी, वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए इसको द एकेडमी कहा गया था। वहीं अगली बात ये भी विचारणीय है, प्लेटो की द एकेडमी उनकी पूरी लाइफ में निशुल्क रही थी, यानी कि चार्ज फ्री रही थी। द एकेडमी में स्टूडेंट्स फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और पॉलिटिक्स को स्टडी करते थे, जबकि एरिस्टोटल इस एकेडमी के सबसे मोस्ट फिलोसोफर रहे हैं हिस्ट्री में, और ये द एकेडमी के प्रसिद्ध स्टूडेंट रहे, प्लेटो के ये स्टूडेंट रहे थे। जबकि विचारणीय बात ये भी है कि एरिस्टोटल ने द एकेडमी पर तब तक स्टडी की जब तक इन्होंने अपना खुद का स्कूल द लाइसियम नहीं खोला था। और विचारणीय बात ये भी है कि प्लेटो ने अपने जीवन के लास्ट जो वर्ष है वो इसी एकेडमी में स्पेंड किए। यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इंस्ट्रक्ट किया। लेकिन 347 बीसी में इस महान ग्रीक फिलोसोफर की डेथ हो जाती है। अब हम प्लेटो के वर्क्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें प्लेटो की राइटिंग्स की, तो इनका जो लिटरेचर है वो बहुत ही व्यापक रहा है। इनके वर्क्स में 35 डायलॉग और 13 लेटर्स आते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। हम आगे चलकर इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्लेटो ही पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री में ऐसे फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने रिटन फॉर्म में सबसे पहले डायलेक्टिक मेथड का प्रयोग किया था। हालांकि इनसे पहले इनके गुरु सोक्रेटिस ने भी डायलेक्टिक मेथड का प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने रिटन फॉर्म में नहीं किया था। अगली विचारणीय बात यह है कि प्लेटो की जितनी भी बुक्स रही है वो डायलॉजिकल स्टाइल में रही है, और जो द लॉज है उसको छोड़कर इनकी जितनी भी राइटिंग्स रही है उसके नायक यानी कि हीरो, मेन कैरेक्टर सोक्रेटिस हैं।
प्लेटो का पहला डायलॉग आता है द अपोलॉजी। इसकी खास बात यह है कि इसको प्लेटो का पहला डायलॉग माना जाता है और इसे जाना जाता है एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस के नाम से। ये बेसिकली एक सोक्रेटिक डायलॉग है जिसमें प्लेटो ने वर्णन किया है कि किस तरह से सोक्रेटिस ने 399 बीसी पूर्व में जो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और जो वहाँ पर अधर्म था, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ किस तरह से इन्होंने बोला था। इन सभी बातों का वर्णन इस डायलॉग में प्लेटो ने किया था। वहीं इसमें प्लेटो कहीं ना कहीं अपने गुरु के प्रति क्षमा याचना करते हैं, अपोलॉजी करते हैं कि वे अपने गुरु को नहीं बचा पाए। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्लेटो का पहला डायलॉग तो माना ही जाता है, साथ में ये पहली बुक भी मानी जाती है जो सोक्रेटिस के डेथ से रिलेटेड है। वहीं अगली एक विचारणीय बात ये भी है कि इसमें सोक्रेटिस का जो डिस्कशन हुआ था क्रिटो के साथ, फाइदो के साथ, यूथोप्रो के साथ, उसको प्लेटो ने अच्छे से वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है। महात्मा गांधी ने द अपोलॉजी को गुजराती में ट्रांसलेट किया एज अ सत्यवीर की कथा और इन्होंने इस कृति में सोक्रेटिस को कहा सत्यवीर। अब हम प्लेटो के सेमिनल वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला वर्क आता है द रिपब्लिक। तो जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की तो पहला पॉइंट ये आता है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि द रिपब्लिक का थीम क्या है, विषय क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि लॉन्ग में भी या फिर सब्जेक्टिव में भी इसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो द रिपब्लिक है ये प्लेटो का सेमिनल वर्क है, फंडामेंटल वर्क माना जाता है पॉलिटिकल फिलोसॉफी के ऊपर। और द रिपब्लिक बेसिकली एक सोक्रेटिक डायलॉग है। प्लेटो के द्वारा इसे अराउंड 380 बीसी में लिखा गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फुल टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय से संबंधित। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि द रिपब्लिक में 10 चैप्टर्स है और जो द रिपब्लिक है इसको पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बोथ इंटेलेक्चुअली और हिस्टोरिकली फंडामेंटल वर्क माना जाता है, यानी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में हाईलाइट किया है कैलीपोलिस को, जो कि प्लेटो के द्वारा बताया गया एक यूटोपियन सिटी स्टेट है, यानी कि काल्पनिक नगर राज्य है, हाइपोथेटिकल सिटी स्टेट है जिसको कि फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल किया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि इस सेमिनल वर्क में प्लेटो ने डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल को, और इन्होंने इसमें ये भी बताया कि सोसाइटी में फिलोसोफर्स की क्या भूमिका होती है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर प्लेटो ने इस कृति में ये बताया कि व्हाट इज जस्टिस, अर्थात न्याय क्या है। यही प्लेटो की द रिपब्लिक का मूलभूत प्रश्न है। अगला पॉइंट ये आता है कि ये जो बुक है ये मेनली डिस्कस करती है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को, और इन्होंने ये भी बताने की इसमें कोशिश की कि फिलोसोफर्स कौन होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ग्रीक लैंग्वेज में रिपब्लिक का मतलब होता है पॉलिटिया, अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था। प्रोफेसर डनिंग ने प्लेटो के आइडियल स्टेट को रोमांस कहा, वहीं दूसरी तरफ रूसो ने द रिपब्लिक को कहा अ ग्रेट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन, और यहाँ से इन्होंने इंस्पायर होकर द इमाइल नामक बुक रूसो ने लिखी थी। अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन ने द रिपब्लिक को उर्दू में ट्रांसलेट किया एज रियासत। तो जितने भी ये सारे फैक्ट्स हैं आप इनको अच्छे से याद करें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रमुख कृति जिसका टाइटल था अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, जो कि 1945 को पब्लिश होती है, इस कृति में ब्रेटन रसल ने द रिपब्लिक के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स की डिस्कस की, यानी कि इन्होंने 3 पार्ट्स में द रिपब्लिक को आइडेंटिफाई किया, जिसमें पहला पार्ट आता है बुक 1 से बुक 5 तक। तो इसमें बेसिकली इन्होंने एक ऐसी आइडियल कम्युनिटी जो कि एक यूटोपियन है उसकी चर्चा की है, साथ में इन्होंने इसमें गार्डियंस का जो एजुकेशन है उसकी चर्चा की है, और लास्ट में इन्होंने जस्टिस को भी इसमें डिफाइन करने की कोशिश की है। वहीं दूसरा पार्ट आता है बुक 6 से 8।
तो इसकी खास बात यह है कि इन्होंने इसमें फिलोसोफर्स को डिफाइन किया है कि जो फिलोसोफर्स है वो किस तरह से इस तरह की जो कम्युनिटी है, खास तौर पे जो यूटोपियन कम्युनिटी है, उसके आइडियल रूलर्स कैसे होते हैं, इसको इन्होंने इसमें चर्चित किया है यानी कि डिस्कशन किया है। वहीं तीसरा पार्ट आता है बुक 9 और 10। इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि जो प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके प्रोस और कॉन्स क्या क्या होते हैं। प्लेटो की अगली कृति का नाम आता है द स्टेट्समैन। तो जब हम बात करते हैं इस कृति की तो इसकी सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें प्लेटो ने स्टेट्स को क्लासिफाई किया है यानी कि राज्यों का वर्गीकरण किया है, जिसको बाद में एरिस्टोटल ने भी एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। दूसरी इसकी अहम बात यह है कि इसमें प्लेटो ने स्टेट्समैन की डेफिनेशंस दी थी और रूल ऑफ लॉ की बात की थी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस कृति में ये समझाने की, ये बताने की कोशिश की थी कि जो राजनेता होते हैं, राजमर्मज्ञ होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, कौन होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, और साथ में इन्होंने रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन को भी डिफाइन किया। अगली अहम बात ये भी है कि जो द स्टेट्समैन है इसमें इन्होंने ये बताया कि जो स्टेट्समैन होता है यानी कि राजनेता होता है उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जिसके द्वारा वो रूल को जस्ट तरीके से चला सके और लोगों के हित में काम कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास इस तरह की नॉलेज होना अनिवार्य है, तब जाकर ही लोगों के हित में रूल को चलाया जा सकता है, गवर्न किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेटो का अगला वर्क आता है द लॉज। तो द लॉज की पहली बात यह है कि ये प्लेटो का लास्ट और लॉन्गेस्ट डायलॉग माना जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस कृति में प्लेटो ने ये कहा था कि लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है कि जो कानून है वो मन की उपज है, मन के द्वारा ही कानूनों का निर्माण होता है। अगली महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये जो सेमिनल वर्क है प्लेटो का, इसमें इन्होंने नॉक्टर्नल काउंसिल की अवधारणा दी थी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठ परिषद की। जो ये नॉक्टर्नल काउंसिल होती थी, प्लेटो ने द लॉज में इसको मेंशन किया है, जिनका प्रमुख काम ये होता था कि जो रिसर्च होती थी रिगार्डिंग नेचर ऑफ लॉ, उसके लिए ये काम करती थी, यानी कि इसको फिलोसॉफिकल तरीके से रिसर्च करनी होती थी नेचर ऑफ लॉ के रूप में। और कई बार ये जो काउंसिल है ये एडवाइज करती थी कि किस तरह से मैग्नीशिया में जो रूल ऑफ लॉ है यानी कि लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब हम प्लेटो की तीनों ही बुक का नटशेल में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो द रिपब्लिक में इन्होंने ऐसे स्टेट की बात की है जो यूटोपियन है यानी कि आइडियल स्टेट है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने द स्टेट्समैन में ऐसे स्टेट की चर्चा की है जो पॉसिबल स्टेट है यानी कि संभावित राज्य है। वहीं इन्होंने द लॉज में ऐसे स्टेट की बात की है जो बेसिकली रियल स्टेट है यानी कि जो वास्तविक राज्य होता है। अब हम प्लेटो के कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला वर्क आता है सोक्रेटिक डायलॉग। तो इसको लिखा था प्लेटो और जेनोफेन ने। इसकी खास बात यह है कि इसमें सोक्रेटिस के आइडियाज और उनकी फिलोसॉफी है जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था। प्लेटो का अगला इम्पोर्टेंट वर्क आता है चार्मिडीज। तो इसकी सबसे बेहद इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें प्लेटो ने सोक्रेटिस और चार्मिडीज के बीच हुई डिस्कशन को मेंशन किया है, जिसमें इन्होंने दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात की है, जिसमें पहला आता है नो योरसेल्फ यानी कि स्वयं को जानो। तुम्हारे जीवन का पर्पज होना चाहिए स्वयं को जानना। और दूसरा कंसेप्ट दिया है सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान, यानी कि तुम्हें स्वयं का पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। तो ये दोनों कंसेप्ट इन्होंने सोक्रेटिस ने जो चार्मिडीज के साथ शेयर किए थे, प्लेटो ने इसमें चर्चा की है। प्लेटो के अगले इम्पोर्टेंट वर्क का नाम आता है मेनो। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें प्लेटो ने सोक्रेटिस और मेनो के बीच हुई डिस्कशन को मेंशन किया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें इन्होंने वर्चू और नॉलेज का कंसेप्ट दिया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि वर्चू नॉलेज होती है यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है। जिसका मतलब ये है कि जो सद्गुण होता है यानी कि वर्चू होता है वो हाई मॉरल स्टैंडर्ड होता है, जिसको नॉलेज के द्वारा ही गेन किया जाता है और ये आत्मा की आवाज होती है। इसीलिए वर्चू नॉलेज होता है, क्योंकि नॉलेज के द्वारा ही वर्चू को कल्टीवेट किया जाता है।
प्लेटो की अगली इम्पोर्टेंट किताब का नाम आता है द सिम्पोजियम। तो इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें प्लेटो ने सोक्रेटिस और उनके दो फेमस स्टूडेंट्स जिनके नाम थे अल्क्वाइडीज और एरिस्टोफेन, उनके बीच जो लव और जो दूसरा ब्यूटी है उसके बीच जो डिस्कशन हुआ था उसको मेंशन किया है। प्लेटो की अगली किताब का नाम है क्रीटो। तो इस किताब की खास बात यह है कि इस किताब में प्लेटो ने सोक्रेटिस की डेथ को मेंशन किया है और इसमें सोक्रेटिस का जो क्रीटो के साथ लास्ट डिस्कशन था उसको भी मेंशन किया है। परमंडीज भी प्लेटो का एक इम्पोर्टेंट वर्क रहा है जिसमें प्लेटो ने सोक्रेटिस और उनके दो प्रमुख शिष्य जिनके नाम थे जेनो और परमंडीज उनके साथ थ्योरी ऑफ आइडिया के ऊपर डिस्कशन किया है। प्लेटो की अगली किताब का नाम आता है फाइदो। तो इस किताब की खास बात यह है कि इसमें प्लेटो ने सोक्रेटिस की डेथ को एक्सप्लेन किया है। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें सोक्रेटिस का जो लास्ट डिस्कशन रहा सोल एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसकी भी प्लेटो ने इसमें चर्चा की है। वहीं विचारणीय बात यह है कि इस किताब में प्लेटो ने सोक्रेटिस का जो थीवन्स, सीब्स और सिमियास के साथ इमोर्टैलिटी ऑफ सोल के ऊपर जो डिस्कशन हुआ था उसकी इन्होंने डिटेल में चर्चा की है। वहीं प्लेटो का अगला वर्क आता है टीमियस। तो इस किताब की खास बात यह है कि इसमें सोक्रेटिस का जो डिस्कशन हुआ था टीमियस और क्रिटियास के साथ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स के ऊपर, उसको इन्होंने इसमें मेंशन किया है। प्लेटो के अगले इम्पोर्टेंट वर्क का नाम है फिलेबस। तो इस कृति की खास बात यह है कि इसमें प्रोटार्कस नाम का एक कैरेक्टर है जिसके साथ सोक्रेटिस डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ प्लेजर, विजडम एंड गुड के ऊपर। प्लेटो की नेक्स्ट किताब आती है फाइदेरस। तो इस किताब की खास बात यह है कि इसको प्लेटो के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण डायलॉग माना जाता है जिसमें प्लेटो ने चर्चा की है सोक्रेटिस और फाइदेरस के बीच हुए डायलॉग या फिर डिस्कशन की। इसको 370 बीसी में तब लिखा गया था जब प्लेटो ने द रिपब्लिक और सिम्पोजियम जैसी महान कृतियों का सृजन किया था। इसकी खास बात यह है कि इसमें प्लेटो ने जो इरोटिक लव है और आर्ट ऑफ रेटोरिक है उसको एक्सप्लेन किया है। मतलब जब आपका लव फिजिकली ज़्यादा रहता है या फिर लस्टफुल रहता है तो उसको आप इरोटिक लव कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्ट ऑफ रेटोरिक की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपके पास बोलने की ऐसी कला होती है कि लोगों को आप अपने शब्दों से लुभाते हैं, इम्प्रेस करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट प्लेटो ने ये डिस्कस किया कि मेटाम्साइकोसिस जो होता है यानी कि ग्रीक ट्रेडिशन ऑफ जो री इनकारनेशन है उसको इन्होंने इसमें कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, जैसा कि आप इंडिया में भी इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। और तीसरा इसमें जो आत्मा की अमरता होती है यानी कि नेचर ऑफ द ह्यूमन सोल होता है जो कि फेमसली चैरियट एलेगरी के द्वारा इसको दर्शाया गया है, रूपक रूप में समझाया गया है। जैसा कि आपने महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच भी इस तरह की चीज़ देखी थी, वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको सोक्रेटिस और फाइदेरस के बीच दिखाई पड़ती है। प्लेटो की नेक्स्ट किताब का नाम आता है क्रिटेलस। तो इस किताब की खास बात यह है कि प्लेटो की ये एकमात्र ऐसी किताब है जो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिवली लैंग्वेज के ऊपर और इसके जो रिलेशंस होते हैं रियलिटी के साथ उसके ऊपर ये लिखी गई है। तो इसका जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है करेक्टनेस ऑफ नेम्स, यानी कि जो नाम होते हैं उसकी जो करेक्टनेस होती है उसके ऊपर ये लिखी गई है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये डायलॉग है इसमें सोक्रेटिस दो लोगों के साथ जिनके नाम थे क्रिटेलस और हर्मोजेन्स उनके साथ ये डिस्कस करते हैं और दोनों जो ये स्टूडेंट हैं इनके ये सोक्रेटिस से पूछते हैं कि जो नाम होते हैं ये कन्वेंशनल होते हैं या फिर नेचुरल होते हैं और इनकी रियलिटी के साथ क्या संबंध होते हैं, क्या इनका रोल होता है। इस तरह का डिस्कशन कहीं ना कहीं इन दोनों छात्रों का सोक्रेटिस के साथ होता रहता है। प्लेटो का अगला डायलॉग आता है यूथिडेमस। तो ये भी प्लेटो का एक इम्पोर्टेंट डायलॉग है जिसे 384 बीसी में लिखा गया था और इसमें प्लेटो ने प्रेजेंट किया है लॉजिकल फैलेसीज ऑफ द सोफिस्ट्स, यानी कि जो सोफिस्ट्स हैं उनकी जो लॉजिकल फैलेसीज रही है उनको इस कृति में प्लेटो ने मेंशन किया हुआ है। प्लेटो का अगला वर्क आता है थिएटेटस।
तो ये भी अगेन प्लेटो का फिलोसॉफिकल वर्क माना जाता है, जिसमें प्लेटो ने नेचर ऑफ नॉलेज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है और इस कृति को फाउंडिंग वर्क माना जाता है एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर। दूसरी अहम बात यह है कि ये डायलॉग रहा है सोक्रेटिस और थिएटेटस के बीच में, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है एपिस्टीम की और नॉलेज की, और डिस्कस किया गया है 3 डेफिनेशन ऑफ नॉलेज को, जिसमें पहली डेफिनेशन ये आती है कि नॉलेज एज नथिंग बट परसेप्शन, यानी कि ज्ञान धारणा के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी इसमें आती है कि नॉलेज एज अ ट्रू जजमेंट, यानी कि जो नॉलेज होता है वो एक सच्चे निर्णय के रूप में होता है। और तीसरा कि नॉलेज एज अ ट्रू जजमेंट होती है विद एन अकाउंट। प्लेटो का लास्ट वर्क आता है क्रिटियाज। तो इस किताब की खास बात यह है कि इसमें प्लेटो ने जो आइसलैंड किंगडम अटलांटीज है और उनका जो अटेम्प्ट रहा था एथेंस को कॉन्क्वर करने का, उस युद्ध को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। हालांकि जो अटलांटीज है वो फेल रहा था एथेंस पर विजय पाने के लिए, इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय एथेंस में सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि वेल ऑर्डर सोसाइटी थी, जिसकी वजह से इसमें एथेंस जीता था, जबकि किंगडम ऑफ जो अटलांटीज है वो हार गया था, यानी कि एथेंस के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस डायलॉग के मेन कैरेक्टर्स आते हैं क्रिटियाज, टीमियस और हर्मोक्रेट्स।